स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका कि नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था उत्तर के मैदान के बारे में। आज जो तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे जो ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो यहां पर दो चीज आप लोग जानेंगे कि प्रायद्वीपीय प्लस पठार ये दोनों क्या चीज है। नाम आया है प्रायद्वीपीय पठार, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर भाग की बात की जाए प्रायद्वीप, तो देखिए प्रायद्वीप क्या होता है। भूमि का ऐसा भाग होता है जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहा जाएगा। तो भारत की ये भूमि को आप देख सकते हैं, यहां पर अरब सागर स्थित है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और नीचे की तरफ आप आएंगे दक्षिण में तो हिंद महासागर है। तो आप लोग देख सकते हैं भारत की भूमि का ये जो त्रिभुजाकार भाग जो कि तीन तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, इसी को प्रायद्वीप कहा जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत का प्रारंभ देखिए कहां से होता है, गुजरात से इस प्रकार यहां आप देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम तक यहां पर कर्क रेखा जाती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो जो 22 डिग्री का अक्षांश है, यहां से नीचे के भाग को क्या माना जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यानी कि 22 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से जो नीचे का भूभाग है भारत का, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरा नाम देखिए प्रायद्वीपीय पठार। अब ये पठार क्या चीज है, पठार क्या होते हैं, पठार पर्वतों की तरह ही होते हैं, लेकिन पर्वतों में आप लोग देखते हैं कि शिखर पाए जाएंगे। लेकिन अगर पठार की बात करें, अब देखिए ये जैसे पर्वत हैं तो यहां पर पर्वतों में शिखर होगा, लेकिन जो पठार है ये क्या है, पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, लेकिन उनके ऊपर का जो किनारा रहेगा, जो ऊपर का भूभाग रहेगा वो कैसा होता है, समतल होगा। यहां पर आप देख सकते हैं टेबल टॉप, यानी कि एक टेबल की तरह, मेज की तरह, ये हमारे फर्श से तो ऊपर उठा हुआ होता है मेज, लेकिन ऊपर से क्या है, समतल है। ठीक इसी प्रकार का स्थान जो कि समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से क्या है, वो एक चपटी सतह का है, समतल सतह है, तो उसको क्या कहेंगे, पठार कहा जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का क्या मतलब हुआ कि भारत का ये जो क्षेत्र है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे का, ये प्रायद्वीप हो गया, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। और पठार क्यों, क्योंकि ये जो बीच का भाग आप देखेंगे तो ये क्या है, मुख्य भूमि से ऊपर उठा हुआ है टेबल की तरह, तो इसको क्या कहा, पठार। ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो अब इसकी चर्चा करेंगे निर्माण की कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कहां से अस्तित्व में आया। जैसा कि हिमालय पर्वत के अंदर भी हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको उत्तर का मैदान पढ़ाया था तो उसके अंदर भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, यहां पर पहले जो समस्त भूभाग हुआ करता था वो देखिए एक ही जगह पर केंद्रित था। ये चीज हमने पढ़ी थी मैदान के निर्माण में भी और हिमालय के निर्माण में भी। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारे पृथ्वी पर जो भूमि वाला भाग था वो एक ही स्थान पर था। आजकल तो अभी हम लोग देखेंगे तो क्या है कि हर एक महाद्वीप अलग अलग है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो भूभाग था वो एक ही जगह पर केंद्रित था और उसके अलावा चारों तरफ आप देखेंगे ये था पानी यहां पर। तो भूमि का जो भाग है इसको क्या नाम दिया गया, ये पैंजिया कहा गया इसको, पैंजिया। और जो जलीय भाग था चारों तरफ, इसको क्या कहा गया, पैंथालासा, पैंथालासा इसको कहा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो पैंजिया है ये दो भागों के अंदर विभाजित हो गया था। अब दो भाग कौन कौन से बने इसको भी आप लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये पृथ्वी और यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि अक्षांश। अब ये पैंजिया जो है ये दो भागों में टूट गया। एक जो भाग है ये उत्तर की तरफ चला गया और एक भाग आप यहां पर देखेंगे दक्षिण की तरफ।
तो उत्तर की तरफ जो ये भाग गया है इसको क्या कहा? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड है ये ऊपर वाली, और जो नीचे दक्षिण में पैंजिया का जो टूटा हुआ भाग है इसको क्या कहा? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो अंगारा लैंड है उससे इस प्रकार के भूभाग बने, महाद्वीप बने, जो कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ है। विषुवत रेखा से ऊपर क्या क्या है आप लोगों को पता है कि जैसे यहां पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका है, उसके अलावा यूरोप का क्षेत्र देखेंगे, एशिया देखेंगे, ये सब किससे निर्मित हुआ? अंगारा लैंड से। ठीक इसी प्रकार जो ये गोंडवाना लैंड है, यहां से क्या क्या बनेगा आपका? दक्षिणी अफ्रीका बना, यहां से अफ्रीका महाद्वीप बनेगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया जो नीचे की तरफ है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, इस प्रकार के कंट्री। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड से जब देखिए ये महाद्वीप बन गए इस प्रकार के अलग अलग, तो जो अफ्रीका महाद्वीप था, जो अफ्रीका महाद्वीप था, इससे एक टुकड़ा टूटकर अलग हुआ, जिसको कि देखिए क्या कहा गया? भारत ही कहा गया, इंडियन प्लेट उसको वैसे कहा जाता है। तो ये पृथ्वी यहां पर मान लीजिए ये आपके बन गए हैं अभी संरचना इस प्रकार से, देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। यहां पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से ये दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ये आपका बन गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये यूरोप है, और ये इस प्रकार से एशिया। इंडिया यहां पर नहीं है, तो अफ्रीका से ही एक टुकड़ा टूटकर यहां से अलग हुआ, इस प्रकार का टुकड़ा जो कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग का, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बना के दिया है, इस प्रकार का टुकड़ा अफ्रीकन जो प्लेट है यहां से टूटकर अलग हुआ इस प्रकार से, ये जो आप देख सकते हैं टुकड़ा। और इसी के साथ ही देखिए एक मेडागास्कर का भी टुकड़ा यहां से निकला, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका भी निर्माण हुआ था। अब ये जो भारत है यहां से गोंडवाना लैंड से टूटकर ये उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ, देखिए उत्तर पूर्व की तरफ इस प्रकार से ये जो टुकड़ा है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जाकर कहां, जो ये जहां पर यूरोप और एशिया स्थित है, यानी कि यूरेशियन प्लेट बोलते हैं इसको, तो यहां पर टकराया, जिसकी वजह से क्या हुआ था? हिमालय का भी निर्माण हुआ, उत्तर के मैदान का भी निर्माण हुआ, और जो ये पीस टूटकर अलग हुआ था यहां से अफ्रीका से, ये चीज क्या थी? यही चीज है जो कि यहां पर बनाई गई है, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कहां से अस्तित्व में आया? ये जो अफ्रीकन प्लेट है उसका हिस्सा है, जो कि काफी समय पहले अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, उसके बाद उत्तर पूर्व की तरफ ये प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसकी वजह से बीच में जो सागर था टेथिस सागर, उससे हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद बीच में जो खाली भूमि बच गई थी, यहां पर उत्तर का विशाल मैदान डेवलप हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे ये भाग जो कि टूटकर आया था अफ्रीका से, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, और वैसे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। इस चीज को ही हमें डिस्कस करना है। तो देखिए एक चीज आप लोग यहां से समझ गए हैं कि इस टुकड़े के यूरेशियन प्लेट से टकराने से क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण और उत्तरी जो मैदान है उसका निर्माण। इसका मतलब है कि जो हिमालय है और उत्तर का विशाल मैदान है, ये क्या है? नवीनतम संरचनाएं हैं जो कि अभी बनी हैं, अभी यानी कि कुछ सालों की बात नहीं है। वैसे तो देखिए काफी लाखों करोड़ों समय की बात है, लेकिन फिर भी इस प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में जो हमारा हिमालय है, उत्तर का मैदान है, ये क्या है? नवीनतम संरचना है। जबकि ये पीस आप देखेंगे जो कि देखिए गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय जो प्रायद्वीप है ये क्या है? प्राचीनतम ये भूमि है, और प्राचीनतम है तो इसका मतलब क्या है? ये जो प्राचीन कालीन चट्टाने हैं उससे निर्मित है, यानी कि आर्कियन प्रकार की चट्टानों से ये निर्मित है भाग। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो भूभाग है ये अभी के समय में बहुत ज्यादा अपेक्षाप्रदित हो गया है, और यही भाग क्या कहलाता है आजकल? प्रायद्वीपीय भारत इसको कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार इसको कहा जाता है। अब इस चीज को हमें डिटेल से देखना है कि ये जो भाग मैंने बनाया है यहां पर प्रायद्वीपीय भाग है ये, जो कि अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ था, तो यहां पर कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है? अब पठार तो इसका नाम है पूरे का प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे, देखिए अलग अलग प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं भी मिलेंगी। यहां पर आपको
पठारों के अंदर भी कुछ और ऊंची भूमि होगी, वो भी पठार के नाम से जानी जाएगी। अब कौन कौन सी यहां पर संरचनाएं शामिल है, इसी चीज को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए अब स्टार्ट करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत आप समझ गए हैं, ये वाले हिस्से की बात हो रही है जो कि क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। अब प्रायद्वीपीय भारत के अंदर देखिए दो भाग बताए गए हैं आपको। पहला तो है केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो देखिए सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे किसे क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी अगर बात की जाए तो ये कहां पर स्थित है भारत के अंदर, ये चीज आप यहां मैप से देख सकते हैं। फिर भी आप लोग एक बार देखिए, एक बार मैं पूरा इंडिया का मैप बनाकर आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से पूरे इंडिया के अंदर ये हिस्सा दिखाई देता है। तो देखिए समझ जाएंगे कि मैंने यहां पर कौन सा मैप का पार्ट बनाया हुआ है और क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, इसके अंदर आने वाली संरचनाएं कहां कहां पर स्थित है। तो देखिए ये भारत का क्षेत्र है, इस प्रकार से ये भारत है, ये जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये यहां पर जैसे गुजरात है, इस प्रकार से। ये चीज हमें डिस्कस करनी है यहां पर। तो देखिए सबसे पहले ये आप लोग पढ़ चुके हैं हिमालय की विभिन्न विभिन्न जो श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद में आपने पढ़ा था ये वृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ये यूरेशियन प्लेट पर, ये देखिए ये जो प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, और ये कौन सी है, इंडियन प्लेट। ये यहां पर इसी को डिस्कस करना है। और जो इंडियन प्लेट है इसी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। उसके बाद ये दोनों प्लेटें टकराने के बाद यहां पर एक खाली क्षेत्र बच गया था, जिसे कि बाद में देखिए नदियों के द्वारा भर दिया गया था, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों की वजह से। और इसको हमने क्या नाम दिया था, ये था उत्तर का विशाल मैदान। तो ये उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद में अब जो ये स्ट्रक्चर बच गई है, इसी को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, उत्तर का, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो देखिए यहां पर कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है। तो सबसे पहली जो संरचना इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अरावली हिल्स, अरावली पर्वतमाला के बारे में। देखिए तो अरावली के बारे में लोकेशन आपको पता है कि देखिए गुजरात से अरावली का प्रारंभ होता है, और गुजरात से लेकर देखिए गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा भी आएगा बीच में, और दिल्ली तक ये क्या है, विस्तृत है। अरावली श्रृंखला को जो ज्यादातर विस्तार आप देखेंगे वो आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार से गुजरात से प्रारंभ होकर एक पर्वत श्रृंखला, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, ये है देखिए अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अरावली। उसके बाद देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला ये किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है अरावली। अरावली के जब पूर्व की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखिए ये पठारी भाग है पूरा, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में पठार को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो यही नाम आपको जानने हैं कि जो पठारी भूभाग है इनको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए अरावली पर्वत के ठीक पूर्व की तरफ बढ़ने पर आपको दिखाई देगा एक पठार, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से देखिए ये एक पठार है यहां पर। और ये जो पठार आप देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, तो ये कौन सा पठार है, इसको मेवाड़ का पठार कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कहां पर होगा, राजस्थान के अंदर विस्तृत होगा। तो ये पठार मैंने बनाया, ये कौन सा है, मेवाड़ पठार इसको कहा जाएगा, मेवाड़ का पठार। उसके बाद मेवाड़ के बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो एक और पठार यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मालवा का पठार। इस प्रकार से विस्तृत है। ये कौन सा है, यहां पर ये पठार जो देख रहे हैं ये है मालवा का पठार, मालवा पठार। मालवा पठार के बाद देखिए है तो ये पूरा यानी कि मालवा पठार ही है, लेकिन यहां पर इसको देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। जैसे कि मेवाड़ के अंदर जो हिस्सा विस्तृत है उसको मेवाड़ पठार कह दिया गया, ये मालवा का पठार है। उसके बाद देखिए ये यहां पर आप देखेंगे
बुंदेलखंड का पठार इसको कहा जाता है। ये कौन सा पठार हो गया? इस प्रकार से ये है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार से आप लोग आगे बढ़ेंगे एक और पठार जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से ये है आपका देखिए बघेलखंड का पठार, इस प्रकार से। और ये कौन सा पठार बताया? बघेलखंड। यहां पर जो स्ट्रक्चर्स बनाई गई है इसी को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो भूभाग है ये ऊंचा है और इसके अलावा क्या है कि इसका जो ढाल है, यानी कि यहां से बहने वाली जो नदियां हैं वो किस तरफ प्रवाहित होती है, वो आप लोग देखेंगे उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। यहां से जो भी नदियां निकलती हैं उत्तर पूर्व की तरफ क्या होगी? वो प्रवाहित होती हैं। उसके बाद एक और संरचना यहां पर एक मेन जो पठार है, यहां पर देखेंगे झारखंड वाले क्षेत्र के अंदर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर जो कि फैला हुआ है, यहां पर है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जिसको कि भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश कहां पर है? जर्मनी के अंदर है। रूर और राइन नदी के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है जहां पर कि खनिज संपदा से वो परिपूर्ण है। इसलिए छोटा नागपुर का जो पठार है ये खनिज दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पठार है यहां पर इस प्रकार का, ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये देखिए अलग अलग मैंने आपको पठार बनाकर दिखाए हैं ताकि आप लोग लोकेशन समझ जाएं, नहीं तो पूरा भूभाग आप देखेंगे ये क्या है? पठारी क्षेत्र ही है, पूरा भूभाग एक पठार ही है। लेकिन जैसे कुछ संरचनाएं हैं छोटा नागपुर का पठार, ये क्या है? इस पठारी भूमि के अंदर भी थोड़े ऊंचे पठार हैं, इनकी जो ऊंचाई देखेंगे आप थोड़ी ज्यादा मिलेगी। वैसे आप इसकी औसत ऊंचाई मानकर चलेंगे प्रायद्वीपीय पठार की तो 600 मीटर तक मिलेगी, लेकिन इनकी ऊंचाई देखेंगे तो थोड़ी अधिक मिलेगी। तो इस प्रकार से यहां पर जो मैंने पठार बनाया है ये कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ये कौन सा हो गया? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखना है छोटा नागपुर का पठार जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, यहां पर आप लोग देखेंगे इस क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल और जो झारखंड का क्षेत्र है यहां पर स्थित है। तो इसके अलावा देखिए छोटा नागपुर का जो ये पठार है, इस पठार के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका कि क्या नाम है? दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या करती है? इस छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो नदियों को भी हम देखिए रेड कलर से बनाएंगे। तो यहां पर मैंने बताया कि बीचों बीच से एक नदी निकलती है और इस प्रकार देखिए गंगा नदी यहां से आती है उत्तर के मैदान से। गंगा नदी कहां पर? ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। तो गंगा नदी से ही एक नदी निकलती है जो कौन सी? हुगली नदी। तो ये जो दामोदर नदी है ये हुगली नदी में मिल जाती है इस प्रकार से, और कहां पर? बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। उसके बाद देखिए ये मैंने बताया आपको कि जो दामोदर नदी है, ये नदी आप देख रहे हैं दामोदर नदी है और छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में ये डिवाइड कर रही है। और कौन कौन से भाग? ऊपर का भाग आप देखेंगे तो इसको हजारीबाग कहा जाता है, ये हजारीबाग है। और नीचे का आप देखेंगे तो ये रांची पठार है, यानी कि रांची का पठार इसको कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये किसके अंतर्गत शामिल है? इसको केंद्रीय उच्च भूमि में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर यहां पर शामिल है, आप लोग देखेंगे यहां पर एक पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला यहां पर पाई जाएगी। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? विंध्य श्रेणी इसको कहा जाता है। विंध्य पर्वत है, विंध्य श्रेणी यहां पर स्थित है। इस प्रकार से विंध्य श्रेणी का ही जो देखिए पूर्वी विस्तार है, यानी कि इसी का ही विस्तार है यहां पर एक और पहाड़ी के रूप में। और इस पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? कैमूर कहा जाता है इसको। ये पहाड़ी क्या है? कैमूर। इस प्रकार से यानी कि विंध्य श्रेणी है ये पूरी, और विंध्य श्रेणी का ही जो पूर्वी बिंदु तक जो विस्तार है, ये पश्चिमी विस्तार, ये पूर्वी विस्तार जो है इसको क्या नाम दिया गया है? कैमूर कहा गया है।
तो विंध्य पर्वत जो है, देखिए विंध्य पर्वत से ऊपर के भाग का अगर आप ढाल देखेंगे, यानी कि जल के बहने की दिशा देखेंगे, तो वो किस तरफ है। यहां से निकलने वाली नदियां आप देखेंगे जिस प्रकार से चंबल, बेतवा, केन, ये इस प्रकार की नदियां यहां से निकलती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये नदियां इस प्रकार से निकलकर इस प्रकार से बहते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन नदियों की अगर ढाल की बात की जाए तो ये क्या है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ये प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसका जो ढलान है वो कहां पर है, उत्तर और पूर्व दिशा की ओर इसका ढलान है। तो विंध्य श्रेणी जो है ये एक, देखिए, जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। इसके ऊपर का जो भूभाग है, यहां पर ढाल आप लोग समझ गए हैं, और उसके बाद जो नीचे का भाग आप लोग देखेंगे जिसको कि दक्कन का पठार कहा जाता है, इसकी अगर ढाल की बात की जाए तो ये किस तरफ होगी, इस तरफ नदियां बहेगी पूर्व की तरफ, यानी कि यहां से निकलने वाली नदियां इस प्रकार प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद देखिए जो विंध्य श्रेणी है, इसके ठीक नीचे आपको एक और पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। अब कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये चीज आपको यहां देखनी है। तो देखिए इस प्रकार से विंध्यन श्रेणी के ही समानांतर दक्षिण की तरफ, देखिए इस प्रकार से बुक में बताई गई है। लोकेशन, इनके लोकेशन के बारे में ही बताया गया है। अब अगर आप लोग डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो ये चीजें बताने की आपको जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से मेवाड़ के पठार के आप देखेंगे, यहां पर देखिए पश्चिम और उत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है। मेवाड़ के पठार के दक्षिण में विंध्य श्रेणी स्थित है, और मेवाड़ के पठार का जो पूर्वी विस्तार आप देखेंगे, यहां पर देखिए जैसे कि मालवा विस्तार है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है। ये चीजें डायग्राम से स्पष्ट साफ हो रहा है कि कौन सी चीज कहां पर स्थित है, किसके उत्तर में है, किसके पूर्व में। ये लोग आप, ये चीजें आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं यहां पर। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि एक और पर्वत श्रृंखला जिसका कि नाम है, देखिए यहां पर सतपुड़ा रेंज, यानी कि सतपुड़ा रेंज कहेंगे पूरी को, लेकिन सतपुड़ा रेंज में ही देखिए इन पर्वतमालाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सतपुड़ा रेंज का जो पश्चिमी विस्तार है, इसको क्या कहा गया है, राजपीपला की पहाड़ियां। उसके बाद आप बढ़ेंगे पूर्व की तरफ तो देखिए अन्य पर्वत श्रृंखलाएं इसी के अंदर ही, जैसे कि यहां पर एक और पर्वत श्रृंखला, इसको क्या नाम दिया गया है, यह है महादेव। सतपुड़ा रेंज के ही पार्ट है राजपीपला, महादेव, और उसके बाद एक और देखिए विस्तार इसका, जिसका क्या नाम दिया गया है, मैकाल इसको कहा गया है। तो सतपुड़ा श्रेणी के आप विस्तार देख सकते हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो मैकाल जो पर्वत है, इसकी जो देखिए सर्वोत्तम ऊंची चोटी है, मैकाल पर्वत ये है, और यहां पर इसकी चोटी है जिसका कि क्या नाम है, अमरकंटक। और अमरकंटक से ही नदी निकलती है, दो नदियां। कौन कौन सी नदी है, एक नदी आप देखेंगे यहां से निकलेगी अमरकंटक से, और इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी इस प्रकार बहते हुए यहां पर खंबात की खाड़ी है, और यहां पर गिर जाएगी नर्मदा नदी। अभी मैंने आपको बताया कि जो विंध्य श्रेणी है ये जल विभाजक का कार्य करती है। इसके उत्तर का जो भाग है, उसकी ढलान की अगर बात की जाए तो वो कहां पर, उत्तर पूर्व की तरफ है, और नीचे के भाग का मैंने अभी बताया था कि ढलान कहां पर है, पूर्व की तरफ है। लेकिन यहां पर ये नदी आप देखेंगे मैकाल पर्वत से निकलकर इस प्रकार ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो ये तो ढाल अभी जो मैंने बताया था कि पानी बहने की दिशा वो तो अलग अलग हो गई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो विंध्य श्रेणी और जो सतपुड़ा श्रेणी के बीच में आप लोग देखेंगे, यहां पर पठार की जो भूमि है वो नीचे धस गई है, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है। इसी फॉल्ट की वजह से जो जल बहने की दिशा है वो इस तरफ हो गई है, पश्चिम की तरफ। यानी कि इसी डायग्राम को अगर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से, तो देखिए सबसे पहले यहां से डायग्राम बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से देखिए आप लोग इस प्रकार। सबसे पहले ये उत्तर का मैदान इस प्रकार से समतल, उसके बाद में ये जो पठारी हिस्सा है प्रायद्वीप का ये स्टार्ट हो गया। यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से, मान लीजिए ये क्या है, मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार हो गया इस प्रकार से, और मालवा के पठार में ही उसके बाद आता है विंध्य श्रेणी। तो इस प्रकार से ये इसी का ऊंचा उठा हुआ भाग ये क्या है,
विंध्य श्रेणी हो गई। अब विंध्य श्रेणी के अंदर मैंने बताया कि जो पठार का लेवल है वो इस प्रकार से नहीं है इतना ही, यहां पर जो पठार है उसके अंदर एक फॉल्ट आ गया है, भ्रंश पड़ गया है, जमीन जो है अवतलित हो गई है, यानी कि नीचे की तरफ धंस गई है। तो नीचे धंस गई है तो मतलब इस प्रकार से हो गई है, नीचे धंस गई। उसके बाद में एक और पर्वत श्रृंखला जिसको कि हमने क्या नाम दिया, सतपुड़ा श्रेणी है ये पूरी, तो ये सतपुड़ा हो गया, ये सतपुड़ा, और यहां पर ये कौन सा है, विंध्य श्रेणी। तो यहां पर इस भ्रंश की वजह से जो जमीन नीचे अवतलित हो गई है, इसकी वजह से जो यहां पर जल बहने की दिशा है ये किस तरफ हो गई, पश्चिम की तरफ। ठीक है, यहां से फाल्ट पड़ा, इस प्रकार से जमीन यहां से धंस गई है, तो इस प्रकार तो नहीं बहेगी। अब ये जो भ्रंश है इसके अंदर किस प्रकार से बहेगी, इस दिशा के अंदर। तो यहां से ये जो भ्रंश घाटी बन गई है दो पर्वतों के बीच में जो धसी हुई भूमि है, इसको क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहा जाता है। और उसके अंदर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये जो मैंने बनाया है अभी यहां पर सतपुड़ा श्रेणी, तो सतपुड़ा श्रेणी के आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई देंगी। अब कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहां पर यह है सतमाला, इसको कहा जाता है सतमाला। और इसी प्रकार से इसी और भी है यहां पर पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि ये यहां पर आप देखेंगे ये है अजंता, सतमाला, अजंता, और इसी प्रकार से यहां पर ग्वालीगढ़, ये पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है, ग्वालीगढ़ है। और ये जो मैंने नाम लिखे हैं सतमाला, अजंता और ग्वालीगढ़, इनको अभी हम लोग देखेंगे। ये यहां पर जो पश्चिमी घाट है ना उसका हिस्सा है ये कौन सी बताई मैंने आपको, ग्वालीगढ़, इस प्रकार से। तो यहां पर आप देखिए जो यहां पर जो सतपुड़ा श्रेणी है और उसके बाद जो सतमाला है, तो यहां पर भी एक भ्रंश पड़ा हुआ है, यानी कि जमीन जो है फिर से नीचे की तरफ अवतलित है, धसी हुई है। तो यहां पर भी एक भ्रंश घाटी बन गई है और यहां भी एक नदी भ्रंश घाटी से होते हुए प्रवाहित होती है, जिसका कि क्या नाम है, तापी, और इसको क्या कहते हैं, तापी भ्रंश घाटी कहा जाता है। इस प्रकार से देखेंगे एक और नदी यहां से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में चली जाती है, और ये कौन सी नदी है, तापी नदी है। तो यहां पर इसी डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी के बाद में मैंने आपको बताया कि यहां से जमीन फिर से अवतलित हो गई, ये क्या बन गई, भ्रंश घाटी बन गई। और यहां पर एक अन्य पर्वत श्रृंखला जिसको क्या नाम दिया, सतमाला है, और इसके बीच में जो भ्रंश घाटी है यहां पर एक नदी बहेगी जिसका क्या नाम है, तापी या फिर ताप्ती। और यहां पर कौन सी थी, नर्मदा। ये चीज आप समझ गए हैं कि नर्मदा और जो ताप्ती है ये नदी पश्चिम की तरफ क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि यहां पर जमीन जो है नीचे की तरफ अवतलित हो गई, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, इस वजह से पश्चिम दिशा में फ्लो होती है। जबकि अगर इसकी बात करेंगे जो दक्कन का पठार है, इसकी जो ढलान है वो कहां पर है, पूर्व की तरफ है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। उसके बाद में देखिए अन्य संरचनाएं, एक चीज और देख ले, यहां पर ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो दो नदियां तो आपने यहां पर देखी, नर्मदा नदी है, ये देखिए पहली कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी। उसके बाद यहां पर आपने देखी तापी नदी। एक तीसरी नदी जो कि यहां पर मैंने आपको बनाई थी, दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार से बहती है और छोटा नागपुर पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। तो दामोदर नदी जो है ये भी क्या करती है, भ्रंश घाटी के अंदर ही होकर बहती है। ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑप्शन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इन तीन नदियों में से कोई भी ऑप्शन हो वो आपको टिक करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये चीज जो अभी तक हमने डिस्कस की, ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसके अंतर्गत आती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो दूसरा पार्ट था जिसको कि दक्कन का पठार कहा जाता है। अब ये जो क्षेत्र बच गया है ये क्या है, दक्कन का पठार है। यहां पर भी बहुत सारी संरचनाएं शामिल है। अब इस पठार के अंदर भी देखिए बहुत सारे पठार पाए जाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर जो पठारी भूमि होगी इसको महाराष्ट्र का पठार कहा जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर कर्नाटक का पठार होगा। यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर तेलंगाना का पठार होगा, या फिर इसी को ही आंध्रा पठार कहा जाता है। इस प्रकार के यहां पर पठारी संरचनाएं शामिल होगी। अब पठारों के अलावा यहां पर क्या क्या होगा, कुछ पर्वत यहां पर श्रृंखलाएं भी होंगी। अब कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके चैप्टर में दी गई है, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए
यहां पर जो ताप्ती नदी है, जो तापी नदी आपने देखी, तो तापी नदी के मुहाने से लेकर यहां पर आप देखेंगे केरल तक, यानी कि जो कन्याकुमारी है, जो भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी, यहां तक एक विस्तृत है पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सतत है, कहीं से नदियों के द्वारा उसके अंदर किसी प्रकार की कोई काटछाट नहीं की गई है। तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला, इसको अभी हम देखेंगे, जिसका कि नाम क्या है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिम की तरफ पर्वत श्रृंखला है, उसको पश्चिमी घाट, पूर्व की तरफ हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट पाया जाएगा। अब पश्चिमी घाट जो है, ये देखिए कोई पर्वत नहीं है, ये सही तरीके में कोई पर्वत नहीं है। फिर ये क्या है, तो देखिए जब मैंने चैप्टर पढ़ाना आपको प्रारंभ किया था, तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, उत्तर पूर्व की तरफ ये प्रवाहित हुआ, उसके बाद यूरेशियन प्लेट से ये टकराया और क्या हुआ, पूरे भारत का इस प्रकार का नक्शा तैयार हुआ। जब देखिए अफ्रीका की प्लेट से जब ये भाग टूटकर अलग हुआ था, इस प्रकार का भाग था ये जैसे अरावली श्रृंखला है, यहां पर ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, अभी और चीजें भी देखेंगे। तो इस प्रकार का पीस टूटकर अलग हुआ था अफ्रीकन प्लेट से। जब मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, अगर इसको मारकर ठीक बीचों बीच से तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये जो भाग है इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये भाग अगर इस प्रकार से नीचे की तरफ झुका दिया जाए तो ये भाग जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही यहां पर है कि प्रायद्वीपीय भारत का ये जो भाग है, ये यहां से नीचे की तरफ है और ये भाग उठा हुआ है, और ये जो उठा हुआ भाग है, यही हमें एक पर्वत के रूप में दिखाई देता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहा जाता है। समझ गए हैं आप लोग। पश्चिमी घाट क्या है कि जब अफ्रीकन प्लेट से इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग टूटकर अलग हुआ था, तो ये देखिए क्या है, एक भ्रंश कगार है, यानी कि टूटी हुई एक कगार है, किनारा है पत्थर का, जिस प्रकार से ये कगार है, तो ठीक इसी प्रकार से ये एक कगार है जो कि उठा हुआ है ऊपर की तरफ, और कैसा दिखाई देता है, पर्वत के समान दिखाई देता है। अगर इसको भी आप इसी प्रकार के एक डायग्राम से देखना चाहें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए ये हिस्सा मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, इसी को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से ये अपना क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ चला गया है, और जो पश्चिमी हिस्सा है ये जमीन से उठ गया है, कोई पर्वत नहीं है ये। अगर ये बराबर होता, अगर ये ठीक इस प्रकार से उठ जाता तो पूरा पठार एक जैसा दिखाई देता, लेकिन यहां से ये ज्यादा उठा हुआ है, यहां से ज्यादा नीचे की तरफ अवतलित है। तो इस प्रकार से ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, पर्वत के समान दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, पश्चिमी भ्रंश कगार है, और इसी को ही क्या कहा जा रहा है, पश्चिमी घाट कहा जा रहा है। ये पश्चिमी घाट और ये क्या है, पूर्वी घाट। तो अब आप लोग समझ गए हैं। ऊंचाई भी आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरफ है, यहां पर जैसे कि मुंबई यहां पर स्थित है इस प्रकार से, तो यहां से आपको ऊंचाई अधिक दिखाई देगी, लेकिन वहीं आप अगर इस तरफ क्षेत्र में रह रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो क्या होगा, यही ऊंचाई आपको कम प्रतीत होगी। पश्चिमी घाट भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, उसकी ऊंचाई कम मिलेगी। तो इस प्रकार से ये निर्माण हुआ था पश्चिमी घाट का। तो पश्चिमी घाट के अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है, इसी चीज को डिस्कस करना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो तापी नदी, जो कि एक भ्रंश घाटी में बह रही है, यहां पर सतपुड़ा श्रेणी और उसके बाद में यहां पर सतमाला श्रेणियों के बीच में बह रही है, यहां पर एक भ्रंश घाटी है और बीच में क्या है, तापी नदी बह रही है। तो तापी नदी के मुहाने से लेकर यहां पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। इस प्रकार से देखिए एक सतत है, यानी कि निरंतर है, किसी भी प्रकार से ये काटी पिटी नहीं गई है नदियों के द्वारा। तो इस प्रकार से ये गुजरात से होते हुए देखिए किस प्रकार आप देखेंगे केरल के नीचे हिस्से तक यहां पर ये फैली हुई है इस प्रकार से। तो देखिए यही क्या है, पश्चिमी घाट है, जबकि पूर्वी घाट को हम देखेंगे तो इस प्रकार से आपको सतत प्रतीत नहीं होगा। तो यहां पर देखिए पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है, ये चीज भी देखनी है। पश्चिमी घाट के अंदर ये पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल होती हैं, पहाड़ियां जैसे कि सतमाला, अजंता और गवालीगढ़। इसके अलावा और पर्वत भी है यहां पर, जैसे कि देखिए
ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या है, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ी है। उसके अलावा ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये कौन सी है, बालाघाट पहाड़ी है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, सतमाला, अजंता, ग्वालीगढ़ और ये पश्चिमी घाट का पूरा विस्तार, इसको ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है। अब पश्चिमी घाट के अंदर देखिए कौन कौन सी चोटियां हैं, ये चीज भी देखेंगे। तो पश्चिमी घाट के अंदर आप ये देखेंगे, ये पश्चिमी घाट का देखिए उत्तरी पश्चिमी घाट है, बीच में आप देखेंगे कौन सा है, मध्य पश्चिमी घाट और नीचे दक्षिणी पश्चिमी घाट है। तो उत्तरी जो पश्चिमी घाट है इसकी चोटियां आप नोट कर लेंगे। जो उत्तरी पश्चिमी घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो इस प्रकार यहां पर स्थित है और क्या नाम है इसका, कलसूबाई, कलसूबाई इसका नाम है। जो उत्तरी पश्चिमी घाट है, उत्तर की तरफ जो फैला हुआ पश्चिमी घाट है, इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। उसके बाद कलसूबाई से आप नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर एक अन्य पर्वत चोटी जिसका कि क्या नाम है, महाबलेश्वर, काफी मशहूर है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर क्यों बताया गया है, क्योंकि महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जो कि पूर्व की दिशा में होते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो ये जो महाबलेश्वर है यहीं से एक नदी निकलेगी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। तो इस प्रकार से एक नदी निकली और यहां पर बंगाल की खाड़ी में चली गई और बहने की दिशा अब आप देख सकते हैं पूर्व की तरफ है। और कौन सी नदी बताई मैंने आपको, कृष्णा नदी है ये, इस प्रकार से। और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ बढ़ेंगे यहां पर, और देखिए अब ये तो महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया। यहां पर आप लोग देखेंगे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपको क्या मिलेगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर देखिए कौन कौन सी चोटियां हैं, जैसे कि कर्नाटक के अंदर हैं, यहां पर आप देखेंगे ये जो चोटी मैंने बनाई है ये है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर ही एक और चोटी जिसका कि क्या नाम है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हो गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मगिरी चोटी है यहां से एक और नदी निकलेगी जो कि पूर्व की दिशा में ही प्रवाहित होगी। अब आप ढाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जल के बहने की गति कहां पर है। इस प्रकार से देखिए कर्नाटक के क्षेत्र से निकलते हुए यहां नीचे जो तमिलनाडु है ना, यहां से होते हुए कहां चली गई, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। और कौन सी नदी है ये, कावेरी, कावेरी नदी है। अब नदियां ही बना रहे तो एक चीज और यहां पर देख ले, यहां पर जो नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है, यहां से एक नदी निकलती है जो कि इस प्रकार प्रवाहित होते हुए और ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और यहां पर देखिए कौन सी नदी है वो, गोदावरी, इस प्रकार से गोदावरी। तो ये नदियां किस तरफ बह रही है आप लोग देख सकते हैं, ये पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित हो रही है ये नदियां। और किस समुद्र में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है या अरब सागर में, ये चीज भी आप यहां पर स्पष्ट देख सकते हैं। उसके बाद ये तो कर्नाटक की बात हुई, कर्नाटक में ये चोटियां हैं। उसके बाद देखिए यहां पर केरल वाले क्षेत्र में थोड़ा सा गैप इसके अंदर पाया जाएगा, यहां पर पश्चिमी घाट के अंदर। पश्चिमी घाट इस प्रकार से केरल के अंदर यहां पर आता है, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट। और अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, पूर्वी घाट को भी। पूर्वी घाट इस प्रकार से आते हुए यहां पर देखिए मिलता है पश्चिमी घाट के साथ, यानी कि ये जो क्षेत्र मैंने बनाया है यहां पर पश्चिमी घाट और यहां पर जो आएगा पूर्वी घाट, ये दोनों मिलते हैं। अब पर्वतों के मिलने पर क्या हो रहा है, यहां पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो रहा है जिसको किस नाम से जाना जाएगा, यानी कि पहाड़ियां ही होंगी, लेकिन इन पहाड़ियों का क्या नाम है, यहां पर नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है इनको। कौन सी पहाड़ी है ये, नीलगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है नीलगिरी। एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनका विस्तार किस राज्य में है। तो यहां पर कोई एक राज्य नहीं है, 3 राज्यों के अंदर विस्तार है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ तो कर्नाटक है, यहां पर आपका केरल और यहां पर तमिलनाडु। तो 3 राज्यों के अंदर फैली हुई है ये पर्वत की जो श्रेणी है जिसका कि नाम है नीलगिरी। कौन कौन से, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के अंदर ये पाई जाती है। तो देखिए नीलगिरी जो है यहां पर एक फेमस हिल स्टेशन जिसका कि नाम है ऊटी, या फिर जिसको ऊटक मंडल भी कहा जाता है, वो आपको कहां पर मिलेगा, नीलगिरी के अंदर मिलेगा। और विस्तार मैंने आपको बता दिया।
उसके अलावा नीलगिरी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब नीलगिरी जो बना है एक क्षेत्र, यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये नोट करेंगे। ये है डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो इस प्रकार से यहां पर नीलगिरी पर्वत बना, एक यानी पर्वतीय गांठ है जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से बनी। अब उसके बाद ये जो पश्चिमी घाट है ये फिर से कंटिन्यू होता है केरल वाले क्षेत्र में, और ये दक्षिण तक यानी कि कैंप कैमोरिन तक इस प्रकार फैला हुआ है। तो यहां पर देखिए केरल वाले क्षेत्र में ही एक अन्य पहाड़ी यहां पर मिलती है और फिर से एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है यहां पर। ठीक है, यानी कि जब पर्वत मिलते हैं तो वो क्या करेंगे? पर्वतीय घाट का निर्माण करेंगे, यानी पर्वत श्रृंखला का यहां पर निर्माण किया। अब यहां पर ये जो कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी ये चीज यहां पर डिस्कस करनी है। तो देखिए यहां पर एक यानी कि ट्रायंगल सा बना है टी पॉइंट इस प्रकार से, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला तो देखिए उत्तर की तरफ जा रही है, एक दक्षिण की तरफ और एक पूर्व की तरफ। अब इन तीनों पर्वतों का नाम, पहाड़ियों का नाम अलग अलग है, क्या क्या नाम है ये चीज डिस्कस करनी है। तो यहां पर देखिए जो पहाड़ी का विस्तार उत्तर की तरफ है इसको क्या कहा जाएगा? ये है अन्नामलाई। इसी को क्या कहेंगे? अन्नामलाई पहाड़ी इसको कहा जाएगा। उसके बाद में दक्षिण की तरफ जो पहाड़ी है ये कौन सी है? कार्डामम पहाड़ी कहा जाएगा। कार्डामम या फिर इलायची पहाड़ी इसको कहा जाता है। यहां पर पूर्व की तरफ जो पहाड़ी चली गई है ये कौन सी है? ये पालनी हिल्स है, पालनी बोलेंगे इनको, पालनी। जिस प्रकार से हमने इस पर्वतीय घाट को क्या नाम दिया था? नीलगिरी, उसी प्रकार से ये जो पर्वतीय घाट बनी है इसको क्या कहेंगे? अनाईमुडी कहा जाता है। ये कौन सी है? अनाईमुडी। ये पर्वत श्रृंखला बन गई। तो इस प्रकार से ये है हमारा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट जो है वो कैसा है? सतत रूप से है, लगातार है। तो इसको पार करने के लिए क्या है? यहां पर कुछ नेचुरल प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते आपको मिलेंगे जिनको कि पर्वतीय दर्रा कहा जाता है। कौन कौन से पर्वतीय दर्रे यहां पर पाए जाएंगे ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा ये जो खुला क्षेत्र है यहां पर, यानी कि यहां से अगर आपको इस तरफ जाना है तो यहां पर क्या है? पर्वत का विस्तार नहीं है। तो इस प्रकार से एक दर्रा बना, और कौन सा दर्रा बना? ये इसको पाल घाट दर्रा कहा जाएगा। पाल घाट दर्रा इसको कहा जाएगा। अब यहां पर ये जो केरल का क्षेत्र है यहां पर एक शहर स्थित है जिसका कि नाम है कोच्चि। अब कोच्चि से अगर आप लोग इस दर्रे से होते हुए जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा कोयम्बटूर, यानी कि जो पाल घाट दर्रा है यहां से क्या होगा? कोच्चि से कोयम्बटूर जाया जा सकता है। इस प्रकार से क्या कोई और दर्रे भी पाए जाएंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे। तो देखिए ये जो इलायची पहाड़ी है इसी के अंदर ही एक दर्रा पाया जाता है जिसे कि क्या कहते हैं? सेनकोटा गैप कहा जाता है। ठीक है, सेनकोटा गैप कहा जाता है। यहां से भी पार किया जा सकता है केरल से तमिलनाडु की तरफ। इस प्रकार से क्या कोई और दर्रे भी मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे। यहां पर एक दर्रा मिलेगा आपको इस प्रकार से, यहां से एक गैप है। ये कौन सा दर्रा है? यहां पर भोर घाट, भोर घाट दर्रा है। गोवा है इस तरफ, और यहां पर जो भी यानी कि क्षेत्र है आप लोग वहां पर जा सकते हैं। इसी प्रकार एक और क्षेत्र है यहां पर, देखिए ये कौन सा दर्रा है? इसको थाल घाट कहा जाता है। थाल घाट इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर मुंबई है, मुंबई से होते हुए यहां पर मैंने बताया था कि नासिक से त्र्यंबकेश्वर नदी निकलती है, तो मुंबई से नासिक जाना तो इस प्रकार से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि जो पश्चिमी घाट है किस प्रकार से विस्तार है। अब देखेंगे पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट के बारे में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से वो सतत नहीं है। आप देख रहे हैं यहां पर जो बहने वाली नदियां हैं किस प्रकार पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है। अब पूर्व की तरफ ये जा रही है तो रास्ते में कोई भी बाधा होगी तो उनको ये हटा देगी। पहले यहां पर कभी पूर्वी घाट भी इस प्रकार से सतत रहा होगा, लेकिन इन नदियों ने क्या कर दिया है कि पूर्वी घाट को काट छाट दिया है। यही वजह है कि पूर्वी घाट आपको सतत नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार से पूर्वी घाट दिखाई देता है ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए उड़ीसा के अंदर कुछ विस्तार है, यहां पर उड़ीसा के अंदर पूर्वी घाट पाया जाएगा। ठीक है, जिसको क्या कह देंगे? महेंद्रगिरी कहा जाता है। उड़ीसा के अंदर आप विस्तार देखेंगे तो ये क्या है? महेंद्रगिरी है उड़ीसा के अंदर। और उसके बाद आप देखेंगे गोदावरी और कृष्णा नदी का मुहाना है। इन दोनों नदियों के बीच में
ये जो पूर्वी घाट है ये नहीं पाया जाएगा, नदियों के द्वारा काट दिया गया है यहां से। उसके बाद फिर से आएगा, देखिए ये तो मुख्य नदियां हैं, और भी कई नदियां बहती होंगी छोटी मोटी, जिनका की नाम यहां पर नहीं बताया गया है, केवल आपको मुख्य नदियां ही बताई गई हैं। सैकड़ों नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। तो उसके बाद देखिए अन्य जो पूर्वी घाट है इसके विस्तार, जैसे कि अब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश वाला, यह आंध्र प्रदेश है। यहां पर देखिए कई जो स्थानीय नाम है इसके, उस नाम से जाना जाएगा। ये जो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट ही है, लेकिन उड़ीसा के अंदर महेंद्रगिरी कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में इसको कई नाम से जाना जाता है, कई इसके भाग पाए जाते हैं। पहले भाग देख लीजिए इस प्रकार, यानी कि कटे छटे रूप में कई प्रकार से ये पाया जाता है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से नदियों के द्वारा कटा पिटा। उसके बाद देखिए जैसे कि आंध्र प्रदेश में क्या क्या नाम है, जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ये है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई कहा जाता है इसको। यहां पर देखेंगे तो ये बन गया वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, ये देखेंगे तो पालकोंडा। ये अलग अलग नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट को दिए गए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, शेषाचलम, शेषाचलम है, पूर्वी घाट का ही नाम है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो फिर से आपको ये दिखाई देगा कई पहाड़ियों के रूप में पूर्वी घाट, जैसे कि एक पहाड़ी ये है, ये हो गई, उसके बाद देखिए ये है, और इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये पहाड़ियां कौन कौन सी है, किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ये है जवादी, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, जवादी हिल्स। उसके बाद आप देखेंगे शेवरॉय, शेवरॉय है। उसके बाद ये पंचमलाई, और उसके बाद ये सिरुमलाई। इस प्रकार से ये पूर्वी घाट का विस्तार आपको दिखाई देगा। बाद में ये आपने देखा यहां पर किस प्रकार से पश्चिमी घाट के अंदर मिल गया था, और इसने एक पर्वतीय गांठ का निर्माण किया था नोट का, जिसको क्या नाम दिया, नीलगिरी पर्वत इसको कहा गया। तो ये आपने अभी तक क्षेत्र देखे। बाकी पठारों के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि महाराष्ट्र का पठार है, यहां पर कर्नाटक का पठार, यहां पर आंध्र का पठार। इस प्रकार से अन्य उच्च भूमियां भी पाई जाएंगी। और इसके अंदर देखिए कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है। ये जो दक्कन के भाग की बात कर रहे हैं हम, ये दक्कन का पठार है अभी तक ये, जिसके अंदर की क्या क्या संरचनाएं शामिल है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सतमाला, अजंता, सब ये दक्कन के पठार के अंदर आते हैं। जो केंद्रीय उच्च भूमि बताई है उसके अंदर ये देखिए विंध्य श्रेणी, अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो यहां पर देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है, यहां पर इसके पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक पर्वत श्रृंखला यहां पर दिखाई देगी। इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी, जिसको कि क्या नाम दिया जाता है, राजमहल की पहाड़ियां। ये कौन सी है, राजमहल की पहाड़ियां हैं। किसी जमाने में ये इस प्रकार से स्थित हुआ करती थी, यानी कि यहां से फैलकर इस प्रकार से सीधा, यानी कि एक लंबी संरचना थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो भाग आप देख रहे हैं बीच का, जो कि अभी बांग्लादेश के अंदर है, ये भाग अवतलित हो गया, यानी कि नीचे की तरफ धंस गया। तो यहां पर क्या हुआ बाद में कि देखिए गंगा नदी यहां पर आती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर आती है, तो उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यहां पर बना दिया गया बांग्लादेश के अंदर। लेकिन ये जो भाग है बीच का, इसको क्या कहते हैं, गैप हो गया है ना राजमहल की पहाड़ियों में, पहाड़ी स्थित नहीं है, पहाड़ी यहां पर है। उसके बाद में इसी पहाड़ी का विस्तार आपको यहां पर भी दिखाई देगा, जिनको कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी कहा जाता है। तो यहां पर ये जो गैप बन गया है, इसको क्या कहा जाता है, राजमहल गारो गैप कहा जाता है। यानी कि इसी पहाड़ी का आगे देखिए विस्तार है, यहां पर आपको अन्य पहाड़ियां भी मिलेंगी, जैसे कि ये यहां पर देखेंगे गारो, 3 पहाड़ियां मिलेंगी, गारो, खासी, जैंतिया, ये याद रखना है। ये कौन सी है, गारो। उसके बाद में एक और पर्वत श्रेणी जिसका क्या नाम है, खासी, गारो, खासी और ये जैंतिया। इस प्रकार से 3 पर्वतों के रूप में दिखाई देती है, गारो, खासी, जैंतिया। और कहां पर, मेघालय के अंदर। ये कहां पर है, मेघालय के अंदर। और राजमहल की पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार है। बीच में जो गैप बन गया है उसको क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं यहां पर, मालदा गैप कहा जाता है। ये कौन सा है, मालदा गैप भी कहा जाता है, जो कि नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो अपरदित जो लाया जाता है मिट्टी के कण, उनके द्वारा, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा भर दिया गया है।
अब ये गारो, खासी, जयंतिया तीन जो पहाड़ी मैंने बनाई है, तो ये देखिए एक पठार के अंतर्गत ही शामिल है। यहां पर एक पठार मिलेगा आपको, और ये पठार कौन सा होगा? यहां पर इसको मेघालय का पठार कहा जाता है, शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर दो पहाड़ियां और भी देखने को मिलेंगी आपको इस प्रकार से छोटी छोटी। तो ये तो है मिकिर, और ये कहां पर है? असम के अंदर। और असम के अंदर ही एक और पहाड़ी यहां पर, ये क्या है? रेंगमा। ये पहाड़ियां मिलेंगी, इस प्रकार से विस्तार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बताया मैंने आपको, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी शामिल है। और देखिए अन्य कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है इस दक्कन के पठार में ही। आप देखिए यहां पर एक और पठार आपको मिलेगा जिसको क्या नाम दिया गया है? दंडकारण्य। दंडकारण्य का ये पठार है, और दंडकारण्य पठार के नीचे ही आप देखेंगे, यानी कि इसी का ही भाग है, जो दक्षिणी भाग है ये क्या है? इसको बस्तर का पठार कहा जाता है। अब दंडकारण्य पठार के उत्तर से ही एक नदी प्रवाहित होती है इस प्रकार से, और देखिए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। पूर्व की तरफ ढाल है इसका भी, और ये नदी कौन सी है? महानदी। महानदी है। और ये जो भाग आप देखेंगे, यानी कि दंडकारण्य पठार और जो रांची का पठार है, इसका जो भाग देखेंगे ये कैसा है? थोड़ा ढालनुमा भाग है, अंदर की तरफ हल्का सा धसा हुआ है। तो ये कौन सा क्षेत्र बनता है? यहाँ पर महानदी के द्वारा ये महानदी बेसिन का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। महानदी बेसिन बन गया, और ठीक है, यहाँ पर चावल वगैरह की खेती अच्छी तरह से की जाती है। तो ये रखना है ध्यान, धान का जो उत्पादन है वो यहाँ पर अच्छी तरह से होता है। तो बस यही था टॉपिक के अंदर। यहां पर देखिए हल्का सा ओवरव्यू ही दिया गया है, आपको केवल लोकेशन बताई गई है कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कौन सी चीज कहां पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जब देखिए हम हायर क्लासेज में जाएंगे तो हम लोग हर एक चीज के बारे में अलग अलग से डिस्कस करेंगे, जैसे कि विंध्य श्रेणी को अलग से पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट को अलग से, तो सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ यहां पर आपको मैप के बारे में ही बताया गया है, चीजों की लोकेशन बताई गई है, कौन सा पठार, कौन सी पर्वतमालाएं, कौन सी श्रृंखलाएं, कौन सी नदियां कहां कहां पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।